हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आज हम आपका भूगोल ज्योग्राफी क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन बैंक है। 2-3 क्वेश्चन बैंक हम बताएंगे, उसके बाद 2-3 मॉडल सेट पूरा आपका मिल जाएगा। इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा आपको। और आपको पता होगा जो ज्योग्राफी है, भूगोल, वो 70 नंबर का ही एग्जाम होगा। 25 नंबर का आपका 25 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बाकी 45 नंबर का आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि 30 नंबर इसमें प्रैक्टिकल है। उसमें आपको स्कूल से 25, 26, 27 जितना मिलेगा। समझ गए आप लोग? तो इसमें मात्र 25 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा और 45 नंबर का सब्जेक्टिव। ये जो सेट है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताएंगे। उसके साथ ही आप भूगोल का टॉप 100 देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ज्योग्राफी क्लास 12। पहला क्वेश्चन है, गिफिन टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई? नवनियतिवाद। क्या दिया गया? नवनियतिवाद। इसको नवनिश्चयवाद भी बोलते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश क्या है? एशिया, क्योंकि यहाँ पे भारत और चीन है जिसकी जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। सबसे पहले चीन, फिर भारत, इसलिए एशिया महाद्वीप जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश। मानव विकास सूचकांक का मापन कौन करता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। और उच्च मानव सूचकांक वाला देश जो है वो नॉर्वे है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती होती है? भूमध्यसागरीय कृषि। खट्टे रसदार फल मतलब अंगूर। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है? आधारभूत उद्योग। आधारभूत मतलब इसमें लौह अयस्क उद्योग आएगा। जैसे आपको रेलवे का पटरी बनाना है तो लौह अयस्क चाहिए, मशीन बनाना है लौह अयस्क चाहिए, और भी दूसरा फैक्ट्री के लिए मशीनें का निर्माण करना है तो उसके लिए चाहिए लौह अयस्क, इसलिए लौह अयस्क को आधारभूत उद्योग कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसमें से तृतीयक क्रियाकलाप व्यापार है, क्योंकि खेती प्राथमिक में आएगा, बुनाई द्वितीयक में, आखेट प्राथमिक में। तृतीयक क्रियाकलाप जो है सेवा से संबंधित होता है, जबकि प्राथमिक जो क्रियाकलाप होता है वो प्रकृति से संबंधित, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, बागवानी। द्वितीयक में आएगा विनिर्माण क्षेत्र जैसे उद्योग। किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में एशिया में दूसरा नंबर पे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोग जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं। समझ गए आप लोग? निम्न में से कौन सा धार्मिक नगर है? धार्मिक नगर माने जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, तो बनारस, वाराणसी जिसको बोलते हैं। जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, टाटा। राउरकेला भी औद्योगिक नगर है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये भी औद्योगिक नगर है। वाराणसी जो है, बनारस, ये धार्मिक नगर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की पाई जाती है और सबसे कम सिक्किम का है। जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या में अलग अलग। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31%। भारत में अधिकतर लोग जो है गांव में रहते हैं, नगर में सिर्फ 31% लोग रहता है, फिर भी सघन आबादी वहां पे पाया जाता है। प्रवास का कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करती है उसको बोलते हैं अपकर्ष कारक। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, जिसके चलते आदमी प्रवास करता है, जैसे महामारी, खराब सामाजिक स्थिति, रहन सहन, ये सब है। अपकर्ष कारक शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, ये सब है। प्रवास मतलब होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, या तो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। अगला, वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्च रही? केरल। केरल में सब मिला के साक्षरता दर भी ऊंचा है। केरल में सबसे अधिक साक्षर जिला है और राज्य है केरल, सबसे कम बिहार है। भारत का सबसे बड़ा नगर जो है, भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई होगा, दिल्ली नहीं। मुंबई होगा, दिल्ली नहीं, क्योंकि मुंबई जो है 7 टापुओं का नगर है। देखिए, वैसे सबसे बड़ा नगर मुंबई है, लेकिन क्षेत्रफल अगर दे दे क्वेश्चन में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, याद रखिए। क्षेत्रफल नहीं दे तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में। सुंदरलाल बहुगुणा इसको शुरू किया था कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए। चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, सबसे अधिक गेहूं में तिगुनी वृद्धि, क्योंकि हरित क्रांति में हाइब्रिड बीज, खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी, इस सब दवाइयों का प्रयोग किया जाता था। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? नहीं बोला गया है, तो रबड़ है, कॉफी है, चाय है। मक्का रोपण फसल नहीं है। देखिए आंसर मक्का है। लूट लीजिए, कम से कम 15-20 साल का पढ़ लीजिए, जो एग्जाम में आएगा।
भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी क्या है? गंगा यमुना। इतना तो आसान है याद करना आप लोग के लिए, 10-12 साल का तो आप लोग याद कर ही सकते हैं एक दिन में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे तेल को फिल्टर किया जाता है। एक बरौनी भी है बिहार में, वहाँ भी तेल शोधक कारखाना है, वो रूस का सहयोग से बनाया गया है। झरिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। झरिया जो है झारखंड के धनबाद में है, यहाँ पे कोयला मिलता है। बोकारो इस्पात संयंत्र, ये भी झारखंड में है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, ये स्टील सिटी बोला जाता है इसको। निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है, जबकि मैनचेस्टर जो है अमेरिका में है, यूएसए, सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे मैनचेस्टर कहाँ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है? NH-44, इसको NH-7 भी बोलते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 7। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। देखिए 2 प्रकार का गलियारा है, एक है पूर्व पश्चिम सिलचर और पोरबंदर, फिर है उत्तर से दक्षिण जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी है, दोनों याद रखना है। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? ये मुंबई और ठाणे के बीच, 34 किलोमीटर है, 1853। देखिए इस बार जो आपका एग्जाम होगा 2026, उसमें सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा बता रहे हैं ताकि ज़्यादा मिले, क्योंकि पहले 40 पूछता था, फिर एक बार 30 पूछा, यहाँ पे 35 हो सकता है। कोलकाता बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में। धारावी बस्ती, देखिए सबसे बड़ा स्लम एरिया है मुंबई में, सबसे बड़ा स्लम एरिया है पूरा एशिया का धारावी, जो कि मुंबई में है। धारावी बस्ती मतलब स्लम एरिया है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी रहता है। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके लिए उत्तरदायी है। एक बुक है ज्योग्राफी जेनरिस, किसने लिखा था? बर्नहार्ड वेरेनियस। निम्न में से जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित करता है? तो जलवायु करता है। जहाँ की जलवायु अच्छा है रहने के लिए, वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। अत्यधिक गर्म और ठंडी जलवायु में जनसंख्या नहीं पाई जाएगी। मृदा, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है वहाँ जनसंख्या अधिक। जल की उपलब्धता, जहाँ पीने लायक पानी है वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। तो उपयुक्त सभी होगा। और याद रखना है आपको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन बैंक भी पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक ही है जो पहले एग्जाम में आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन बैंक। विश्व में निम्न में से किस देश का लिंग अनुपात कम है? विश्व में निम्न में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोग जो है सऊदी अरब है, दुबई है, यहाँ पे काम करने जाता है। तो जैसे भारत देश है, सोचिए कोई ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या 1 लाख है, समझ गए? अब 1 लाख में पुरुष भी है महिला भी है, अब बाहर से 1 लाख आ गया पुरुष सिर्फ, तो 2 लाख जनसंख्या हो गया, तो महिला इसमें लगभग 40-50 हज़ार होगा, तो ये पे लिंग अनुपात कम हो गया। पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? सीढ़ीनुमा, मतलब घर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, जैसे दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, ये सब में होता है। बुशमैन प्रजाति कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में दामोदर घाटी, DUC, ये झारखंड में है, बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिटुमिन किस प्रकार का खनिज है? ये कोयला का उच्च प्रकार है। हो गया आपका टॉप 35 ज्योग्राफी का। अब बताते हैं हम आपको सब्जेक्टिव। चलिए प्रवास को परिभाषित करें, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है और आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्रवास क्या है? देखिए जैसे आप लोग अपना घर में रह रहे हैं, या आपका परिवार में बहुत सारे लोग हैं, कोई चल गया गुजरात काम करने, या किसी का जॉब लग गया, पटना चल गया, रांची चल गया, बॉम्बे चल गया, या अपना देश छोड़ के चल गया, तो वही है प्रवास। मतलब जब कोई व्यक्ति अपना अस्थायी आवास छोड़ के किसी समय के लिए किसी विशेष और अस्थायी आवास में रहता है तो उसे बोलते हैं प्रवास। अब प्रवास 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी, एकदम अपना घर छोड़ के फिर वापस कभी नहीं आएंगे, उसको बोलते हैं अस्थायी प्रवास। एक होता है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास मतलब अपना घर छोड़ें फिर आएंगे, फिर छोड़ेंगे फिर आएंगे, जैसे लड़की सप्ताह सप्ताह में ससुराल जाती है और आती है, समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे देखिए, कुछ लोग भी ऐसा है 2 महीना काम करेगा फिर घर, फिर 2 महीना यहाँ रहेगा फिर नहीं। काम कम से कम करो तो 15 साल 20 साल। अब तुम लोग जो वीडियो देख रहा है बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो इंडिया में रह जाएगा। प्रवास को परिभाषित करें, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। मात्र इतना ही लिखना है। अब प्रवास का बहुत सारा कारण हो सकता है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य स्थिति। अब आगे चलते हैं। कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित करें। कर्तन और दहन कृषि क्या है? देखिए पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पे जंगल है बहुत सारा, जंगल को काट देंगे पूरा और जला देंगे, और उस हिस्से पे क्या करेंगे? खेती करेंगे, और फिर 2-3 साल खेती करने के बाद उस हिस्से को छोड़ देंगे, फिर दूसरे हिस्से पे उसी तरह का खेती करेंगे, उसी को बोलते हैं कर्तन और दहन कृषि।
आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहते हैं। इस कृषि में सबसे पहले जमीन के झाड़ी एवं पेड़ को काटा जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति को जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाई जाती है, क्योंकि मिट्टी जो है उपजाऊ बनता है इससे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन एकदम समझ में आता होगा। भूगोल जो है इसमें अपना भाषा में भी एग्जाम में उत्तर लिख सकता है और नंबर लूट सकता है इंडिया में। चलो आगे देखो, द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है प्राथमिक क्रियाकलाप, और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्रक से जो कच्चा माल प्राप्त हुआ, जैसे कपास से बना दिए सूती कपड़ा, गन्ना चुकंदर से बना दिए चीनी, तो यही है। माने कोई भी विनिर्माण है, कोई भी उद्योग से संबंधित क्रियाकलाप है, उसको बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। कुछ भी बनाओ, चाहे छोटा सूप डलिया, मिट्टी के बर्तन से बड़ा जहाज बनाओ, सब आएगा द्वितीय क्रियाकलाप में। ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ की परिवर्तन या संशोधन कर उसके मूल्य में बढ़ोतरी कर देता है, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे कपास से सूती कपड़ा का निर्माण। आगे सूती कपड़ा जिसको पहन के तुम लोग सोता है। पर्यटन क्या है, देखिए जब कोई व्यक्ति यात्रा करे मनोरंजन के लिए सिर्फ, तो उसी को बोलते हैं पर्यटन। इससे मनोरंजन होता है, दिमाग फ्रेश होता है। अब कोई परीक्षा देने जाता है, वहाँ भी घूर लेता है, तो शैक्षणिक पर्यटन। कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ घूम लेता है, तो उसको बोलेंगे चिकित्सा पर्यटन। कोई डायरेक्ट फ्री टाइम में घूमने जाता है, कोई पूजा पाठ करने जाता है, वहाँ पे घूम लेता है, तो ये सब है पर्यटन। पर्यटन एक प्रकार की यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के पलों का आनंद उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हो गया। अभी तुम लोग 2 घंटा परीक्षा देगा, 25 घंटा घूमेगा, इसी को बोलते हैं पर्यटन। चलिए अब आगे देखिए, परिवहन से आप क्या समझते हैं। सीधे वस्तु और यात्रियों को, मतलब जिसके द्वारा वस्तुओं को या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं परिवहन। परिवहन का बहुत सारा साधन है, जैसे जल, स्थल, वायु, ये सब परिवहन है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम में छप जाएगा बताना मुश्किल है, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण बस्ती क्या है, ग्रामीण बस्ती में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, उसके बाद खनन, बागवानी, शिकार, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई भी एक लौह खनिज का नाम। तो वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा होता है लौह खनिज कहलाता है, जैसे लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटीर उद्योग। उद्योग वैसे बहुत प्रकार का होता है, तो कुटीर उद्योग क्या है, तो सबसे छोटा प्रकार का उद्योग जिसमें कम पूंजी की जरूरत हो, घर में या घर के परिवार के सदस्य मिलकर काम कर सकता है, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। वैसे उद्योग जिसमें उत्पादन एवं वस्तुओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में, कुटीर उद्योग कहलाता है। इसकी क्या विशेषता है, कुटीर उद्योग की स्थापना में कम पूंजी की जरूरत होती है, कम मशीन की जरूरत होती है, कम टेक्नोलॉजी लगता है, यही सब आप लोग लिख सकते हैं। कुटीर उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि स्थानीय लोगों की आवश्यकता पूर्ण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए। तो सड़क सबसे अच्छा परिवहन है साधनों में, क्योंकि ये सस्ता है, सुलभ है। जैसे दूर दराज के इलाके में जा सकते हैं, पहाड़ी, रेगिस्तान, सब जगह बना सकते हैं। जैसे आपका घर डिलीवरी वाला आता है, सड़क से आता है, आपको एयरपोर्ट जाना है फिर भी सड़क से जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाना है फिर भी सड़क से जाना पड़ेगा। इसलिए सड़क परिवहन सबसे मुख्य साधन है। वैसे परिवहन जो लोगों एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सड़क का प्रयोग करता है, सड़क परिवहन कहलाता है। इसका लाभ क्या है, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है, इतना लिख सकते हैं। दूसरा, इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान या दुर्गम इलाकों में भी किया जा सकता है। सड़क परिवहन में देखभाल की लागत कम होती है, इतने आप लोग लिख सकते हैं, समझ गए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। गैर परंपरागत क्या है, देखिए ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार का होता है, एक होता है परंपरागत जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा का जो नया स्रोत है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो सौर ऊर्जा, यह नवीकरण ऊर्जा का एक आवश्यक स्रोत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है ये सस्ता भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी है, इतने लिखना है। पवन ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा का एक स्रोत है, यह स्वच्छ और सुरक्षित है। बायोगैस, यह मानव और पशुओं के मल, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट से बनता है, यह भी पर्यावरण कम प्रदूषित करता है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सब नहीं लिखना है इतना। वर्षा जल संग्रहण की 3 विधियां बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा के जल का
उत्पादन कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। माने वर्षा के जल को इकट्ठित करना और अलग अलग काम के लिए उसका प्रयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो इसकी बहुत सारा विधि है। पहला है छत वर्षा जल संग्रहण। राजस्थान के अर्शुष्क क्षेत्र में क्या करते हैं, छतें ढालूनुमा बनाया जाता है। इसमें पानी जो है नीचे गिरता है तो इसको पाइप के द्वारा एक टाका में या हौज में रखा जाता है, बाद में इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, टाका। यह वास्तव में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए एक ढकी हुई भूमिगत टंकी होती है। इसका निर्माण घर में या घर के पास वर्षा जल को एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। तालाब एवं झील। ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातली संरचना जैसे तालाब एवं झील का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुआं एवं चेक डैम तथा सर्विस कूपों को निर्मित कर वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। रिचार्ज पिट एवं रिचार्ज ट्रैप द्वारा वर्षा जल संग्रहण। रिचार्ज पिट का निर्माण जल और मिट्टी वाले क्षेत्र में उपयोगी होता है। इस विधि में घर से 8-10 मीटर की दूरी पर धरातल के समीप 1-2 मीटर चौड़ा तथा 2-3 मीटर गहरा गड्ढा या रिचार्ज पिट बनाया जाता है और घर के छत से पाइप का संपर्क रिचार्ज पिट में। रिचार्ज पिट मैंने क्या हुआ, जैसे हम लोग पानी पूरा खर्चा कर रहे हैं, अगर उसी जगह वो गड्ढा में डाल दें तो ये क्या होगा, पानी फिर रिस के यहीं चल जाएगा। यही हुआ रिचार्ज, मैंने फिर से पुनः पूर्ति होगा पानी का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में हरित क्रांति के 3 मुख्य उपलब्धियों का वर्णन करें। 1960 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति हुई उसे हरित क्रांति कहते हैं। इसके 3 प्रमुख उपलब्धि निम्नलिखित है। तो हरित क्रांति जो है MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था 1960 के दशक में। इसमें उन्नत बीज माने हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया। सिंचाई की सुविधा, इसमें बिजली आने से नलकूप, जेट पंप इसके द्वारा सिंचाई कर सकते थे। अत्याधुनिक बीज, उसके बाद इसमें खरपतवारनाशी आया, पीड़कनाशी आया और उत्पादन क्षमता जो है विकसित हुआ, बढ़ा था। गुच्छित बस्ती की प्रमुख विशेषता। तो गुच्छित बस्ती की प्रमुख विशेषता क्या है? गुच्छित बस्ती वे होती है जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्ती का विकास नदी घाटी के सारे या उपजाऊ मैदान में होती है। यहाँ रहने वाले समुदाय आपस में मिलकर रहते हैं एवं उसके व्यवसाय भी एक समान होते हैं। अब कुछ विशेषता गुच्छित बस्ती की। ये बस्तियाँ प्राय खेती के मध्य किसी ऊंचे और बाढ़ आदि से सुरक्षित स्थान पर बसे होते हैं। इसमें कभी एक मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। गुच्छित बस्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित होती है। इतना लिखना है आपको इसमें। देखिए, पशुपालन 2 प्रकार का होता है। एक होता है घर में पालते हैं पशु, मतलब सिर्फ अपना परिवार का पेट भरने के लिए, और एक होता है वाणिज्य पशुपालन। इसमें पशुओं का पालन बड़े पैमाने पे किया जाता है, जैसे दूध के लिए गाय और भैंस को पालना, बकरी को मांस के लिए पालना और मुर्गा मुर्गी को अंडा और मांस के लिए पालना। यही है वाणिज्य पशुपालन। इसमें बड़े आकार का फर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें पशुओं को भोजन देने का ढंग वैज्ञानिक होता है। साथ ही साथ पशुओं की स्वास्थ्य की जांच की जा सकती है। यही सब हम लोग लिख सकते हैं। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पारुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये एग्जाम में आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सब्जेक्टिव का 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक को लिखिए। किसी भी देश का वास्तविक धन वहां के लोग होता है, मतलब जनसंख्या होता है। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण क्या क्या है? यहाँ पे क्या पूछा है? भौगोलिक कारण। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं भू आकृति। जहाँ की भू आकृति समतल है वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। फिर लिख सकते हैं हम लोग मिट्टी, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। फिर जल की उपलब्धता लिख सकते हैं, जहाँ पीने लायक पानी है, उपयोग के लायक पानी उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व की 90% जनसंख्या सिर्फ 10% क्षेत्र में निवास करती है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये बता दिए। जल बता दिए, भू आकृति बता दिए, जलवायु भी बता दिए। जलवायु मतलब जहाँ की जलवायु मनुष्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, माने ठंडा ज़्यादा नहीं है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, अनुकूल जलवायु है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। ये सब बता दिए। इसको एकदम लिख के आप लोग को याद करना है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूपों का विवेचन कीजिए। तो वैसे स्थान जहाँ के लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रामीण अधिवास। सबसे पहले रेखी प्रतिरूप। ऐसी बस्तियों का विकास सड़क और नदी के किनारे होते हैं, जैसे रेलवे लाइन है, यहाँ पे कोई बस्ती है तो ये हुआ रेखी प्रतिरूप।
आयताकार प्रतिरूप, ऐसे बस्तियों का विकास ऐसे स्थान पे होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है, तो यहाँ पे आयताकार बस्ती पाया जाएगा। फिर है तारक प्रतिरूप, कभी कभी सड़क कई विभिन्न दशाओं में आकर एक बिंदु पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं तारक प्रतिरूप, ऐसे ऐसे करके। एक है वृत्ताकार प्रतिरूप, झील नदी के किनारे जो बसता है उसको बोलते हैं तालाब, और झील के किनारे जो प्रतिरूप उसको बोलते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। टी आकार का भी होता है, ऐसे बस्ती जहाँ विकसित होती है जहाँ सड़क मुख्य सड़क से आके मिलती है, जैसे इस तरह, तो इसको बोलते हैं टी आकार की। ये सब आप लोग इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेखी आकार का क्या होगा, चौक पट्टी प्रतिरूप, तारे के आकार का, टी आकार का, वृत्ताकार प्रतिरूप, दोहरा प्रतिरूप। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के बाद इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कच्चे माल की निकटता, उद्योग वहां पे विकसित होगा जहां से उसको सरलता से कच्चे माल प्राप्त हो सके। उसके बाद उसमें पूंजी की सुलभता, उद्योग वहां पे संचालित होते हैं जहां पर्याप्त पूंजी और निवेश करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो। शक्ति के साधन, मतलब उद्योग को चलाने के लिए कोयला चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खनिज चाहिए, वो सब जहां उसको उपलब्ध होगा वहां पे उद्योग अधिक स्थापित होगा। अगला परिवहन का साधन, उद्योग में सामान ले आने के लिए और बना हुआ सामान को पहुंचाने के लिए परिवहन बहुत जरूरी है। बाजार की निकटता, अगर उद्योग से नज़दीक बाजार है तो वहां पे उद्योग स्थापित होगा। अनुकूल जलवायु, बहुत सारे उद्योग के लिए जलवायु भी अनुकूलित है, जैसे सूती वस्त्र के लिए आर्द्र जलवायु, समझ गए। सस्ते और कुशल श्रमिक, अगर सामान बनाने वाला सस्ता और कुशल श्रमिक उपलब्ध हो तो उद्योग आसानी से चलेगा, जैसे अलीगढ़ में ताला निर्माण उद्योग, महाराष्ट्र में सूती कपड़ा का उद्योग। सरकारी संरक्षण, सरकार उद्योग को प्रोत्साहन दे, जो सुविधा है जैसे पूंजी का, जैसे लोन ले लेता है आदमी, या फिर बिजली, वो सब उपलब्ध कराए, परिवहन साधन उपलब्ध कराए। भारत में चीनी उद्योग, लोहा इस्पात और सूती कपड़े के विकास के लिए तत्कालिक सरकार ने संरक्षण भी दिया है। भारत कृषि की समस्या, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कृषि की क्या क्या समस्या है। तो सबसे पहले भारत कृषि मानसून पर आधारित है, उसके बाद इसमें अल्प बेरोजगारी की समस्या है, उसके बाद भूमि सुधार व्यवस्था की कमी है, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता है, ये सब लिख सकते हैं। अनियमित मानसून, कृषि का पुराना प्रतिरूप। अब लास्ट क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, सबसे पहले कनाडा कहाँ पे है, कनाडा कहाँ पे है, कनाडा यहाँ पे है, ये पे इंडिया है, ये इंडिया है, कनाडा इधर है। चीन कहाँ है, इंडिया के बगल में चाइना है। रूस कहाँ है, रसिया ऊपर में है इंडिया का। सऊदी अरेबिया ये थोड़ा साउथ में है, और फिर कोलकाता इंडिया में है, ये आपको बताना है। ठीक है, वीडियो हो गया कंप्लीट, धन्यवाद।